हेलो बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, आर्य कन्या इंटर कॉलेज के नागरिक शास्त्र प्रवक्ता आपके सामने फिर पुनः एक बार अपना लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित। पिछले लेक्चर में हमने दो ध्रुवीयता का अंत इस विषय पर चर्चा की थी। दो ध्रुव किन्हें कहा जाता है? बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध की चरम सीमा क्यों मानते थे या उसका सबसे बड़ा प्रतीक क्यों मानते थे? सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके अर्थ क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, और अंत में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यहां तक हमने पढ़ा कि गोर्बाचोव की भूमिका क्या थी और गोर्बाचोव के समय में ही सोवियत संघ 15 भागों में विभक्त हुआ। तो सोवियत संघ का जो ये विघटन हुआ, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बच्चों, एक बात और, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके सामने उपस्थित हो सके। इसलिए इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत। जैसा पिछले वीडियो में शुरुआत में ही मैंने बताया था, दो ध्रुव यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो ध्रुव विश्व के माने जाते थे, दो महाशक्ति मानी जाती थी। और इसमें से एक ध्रुव अर्थात सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ 15 भागों में विभक्त हो गए। कब? 1991 में। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति, जिसे हम उस समय सोवियत संघ के नाम से जानते थे, उसका 1991 में अचानक विघटन हो गया और इसी के साथ ही जो साम्यवादी व्यवस्था विश्व में पाई जाती थी वो भी पूर्णतः समाप्त हो गई। उस समय तक विश्व में दो अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। तो सोवियत संघ जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था, जहां सोवियत संघ का पतन हुआ तो सोवियत संघ के पतन के साथ साथ साम्यवादी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। कौन कौन से कारक थे जो सोवियत संघ के विघटन के लिए, सोवियत संघ के पतन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं? पहला कारक है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक रुकी रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज व्यवस्था को संदेह की नजर से देखने लगी। अंदर से सोवियत व्यवस्था बहुत अधिक राजनीतिक आर्थिक रूप से टूट चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी और वहां के लोगों की, वहां की जनता की आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो गई। परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का विभाजन हो गया। दूसरा मुख्य कारण, संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और अन्य साजो सामान पर व्यय किया जाने लगा। सोवियत संघ के पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है बच्चों कि वहां पे जितनी देश की कुल आय थी, उस कुल आय का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों को बनाने में लगाया जाने लगा। दूसरे देशों की नकल करने में
कि उस देश में परमाणु हथियार बन रहे हैं, उस देश में सैन्य सामग्री अधिक बन रही है, तो हम अपने देश में भी ऐसा करें। ऐसा करने के कारण, परमाणु हथियारों पर बहुत अधिक जोर देने के कारण अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी सोवियत संघ में पाई जाने लगी। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब हम केवल एक क्षेत्र की ओर बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो हम दूसरी क्षेत्र की ओर पिछड़ते चले जाते हैं। परिणाम क्या हुआ कि औद्योगिकरण की ओर से हम पिछड़ते चले गए। औद्योगिकरण की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं हो पाया। कृषि के द्वारा देश का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से पश्चिमी देशों ने विकास किया। बच्चों, केवल कृषि का विकास, केवल उद्योगों का विकास किसी भी देश में संभव नहीं। दोनों कैंची के दो फलकों के समान है। जैसे कैंची के दो फलक होते हैं कि एक फलक से हम कपड़ा नहीं काट सकते, उसी प्रकार केवल कृषि से देश का विकास नहीं हो सकता, केवल उद्योगों से देश का विकास नहीं हो सकता। अर्थात केवल प्राथमिक उद्योगों से देश का विकास नहीं हो सकता, केवल द्वितीयक उद्योगों से देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए हमें प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास करना होगा और द्वितीय क्षेत्र का भी विकास करना होगा। तो इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा और यह एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। चौथा प्रमुख कारण बना कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर लगभग 70 वर्षों तक शासन किया और यही पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। एक ही दल होने के कारण सभी ओर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण रहता था। जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी जनता के सामने थी ही नहीं। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। चुनाव का कोई और विकल्प नहीं था। अतः धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता चला गया और ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक बड़ा कारण बना। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार और जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। गोर्बाचेव ने अपनी कार्य पद्धति से धीरे धीरे जनता का धीरज खो दिया। धीरे धीरे जनता गोर्बाचेव के समर्थन से हटती चली गई और उस समय के जो शासक थे, गोर्बाचेव के प्रति भी लोगों का मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादी भावनाओं की इच्छा का उभार रूस और जितने भी बाल्टिक राज्य थे। बच्चों, बाल्टिक राज्य में 3 प्रमुख राज्य आते हैं। ध्यान से नाम सुनिए और नोट भी करिए। बाल्टिक राज्यों में 3 प्रमुख राज्य आते हैं: एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। फिर से बोल रही हूं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तो ये बाल्टिक राज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। तो ये बाल्टिक राज्य, रूस, इन्होंने धीरे धीरे सोवियत संघ से अलग होने की बात सामने करना प्रारंभ कर दिया और ये विघटन का एक बहुत बड़ा कारण भी बना, क्योंकि राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम कारण सिद्ध हुआ। सोवियत जनता को पश्चिमी देशों के विकास का ज्ञान होना, पश्चिमी देशों के विकास के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राजनीतिक व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर समझने लगे। दोनों में जो विभेद हो रहा था, दोनों में विकास में जो अंतर पाया जा रहा था, उसकी गणना करने लगे, उसके बारे में जानकारी करने लगे।
सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पश्चिम में पूंजीवाद से बेहतर थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और पिछड़ने के कारण उसको राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का पहुंचने लगा और धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा होने लगी। चूंकि सोवियत संघ पूरी तरीके से समाजवाद पर आधारित था, समय समय पर अनेक प्रयास समाजवादी विचारधारा और उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए किए जाते रहे थे, लेकिन गोर्बाचोव के काल में सोवियत संघ में समाजवादी संस्कृति के विकास और उसके स्थायित्व के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। समाजवादी जनचेतना के अभाव में जनता का अन्य विचारधाराओं, पूंजीवादी, लोकतांत्रिक, उदारवादी के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा, जो साम्यवाद के प्रभाव को कम कर रहा था। परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप के साम्यवादी विरोधी तत्वों की शक्ति बढ़ती चली गई। पोलैंड, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, इन देशों में, चेकोस्लाविया, इन देशों में साम्यवादी विचारधारा समाप्त होने लगी और जब सभी विश्व के सभी देशों से साम्यवादी विचारधारा समाप्त होने लगी तो सोवियत संघ को बहुत अधिक गहरी चोट पहुंची, गहरा झटका पहुंचा और धीरे से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो घटनावार हम सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र जान लेते हैं। सबसे पहले गोर्बाचोव को महासचिव चुना गया। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया और उन्होंने सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ भी की। उन्होंने प्रयास किया कि सोवियत संघ में सुधार हो सके। 1988 में आजादी के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गए और यह आंदोलन एस्टोनिया, लताविया में भी तीव्र रूप से फैलने लगे। तीनों बच्चों बाल्टिक गणराज्य हैं, अभी मैंने पहले भी बताया था। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, ये तीनों बाल्टिक गणराज्य हैं और इन तीनों में तीव्र गति से आजादी के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गए। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं और जो वार्सा समझौता पहले हुआ था, अब उसके तहत किसी को भी बंधने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को उसके अनुरूप बांधने की आवश्यकता नहीं है। सभी को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, वो चाहे जिस भी पार्टी से समझौता कर सकते हैं। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत रूस से अलग होने का निश्चय किया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर लिथुआनिया द्वारा भी 1990 में, मार्च 1990 में सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार सोवियत गणराज्य से अलग होकर के स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला लिथुआनिया प्रथम राज्य बना। येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया गया। सोवियत संघ में बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। गोर्बाचोव ने इन्हें मॉस्को का मेयर बनाया था। बाद में इन्होंने गोर्बाचोव की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया और अंततः जून 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया और रूस के राष्ट्रपति बन गए। कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। गोर्बाचोव के विरुद्ध असफल विद्रोह 1991 में, अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन गर्मपंथियों का यह प्रयास असफल सिद्ध हुआ। बाल्टिक राज्यों का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना। सितंबर 1991 में बाल्टिक गणराज्य, 3 राज्य आते हैं बच्चों, बार बार बता रही हूँ, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक राज्य हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने का निर्णय लिया। 1991 में
बाल्टिक राज्य, बाल्टिक गणराज्य, 3 राज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गए और इन बाल्टिक राज्यों में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया तीनों शामिल। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का निर्णय दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूस, यूक्रेन ने सन 1922 में जो सोवियत संघ के निर्णय से संबंधित एक संधि थी उसको समाप्त करने का निर्णय कर दिया और राष्ट्रकुल राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्रकुल में आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सभी शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इन 15 राज्यों को तो स्थान दिया नहीं जा सकता था, केवल एक को स्थान दिया जा सकता था। सोवियत संघ को पहले स्थान मिला हुआ था, चूंकि वो 15 भागों में बंट गया, इसलिए उसके प्रतिनिधित्व के लिए रूस को सोवियत संघ का सदस्य बनाया गया, अर्थात रूस को उसका स्थायी सदस्य बना दिया गया। सन 1993 में जॉर्जिया राष्ट्रकुल का सदस्य बन गया और अंततः गोर्बाचोव ने 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ का विघटन तो हो गया बच्चों, तो इस विघटन का क्या परिणाम निकला? सोवियत संघ के विघटन से पूरा विश्व बदल गया, विश्व का परिदृश्य ही एकदम अलग स्वरूप में सामने आया। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन हुआ, वहीं बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की भी स्थापना हुई। वार्सा संधि संगठन को समाप्त कर दिया गया और पूर्वी यूरोप से सेनाओं को वापस बुला लिया गया। विश्व राजनीति पर सोवियत संघ के विघटन के दूरगामी परिणाम हुए। तो कौन कौन से परिणाम हुए? सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई। जो पूरी दुनिया में दो महाशक्ति बन गए थे, जिनके बीच पूंजीवाद, समाजवाद को लेकर के शीत युद्ध चल रहा था, यानी अमेरिका और सोवियत रूस के बीच दो महाशक्ति विश्व में उभर रही थी। जहां सोवियत संघ का विघटन हुआ वहां शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि अब द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और केवल विश्व एक ध्रुवीय हो गया, यानी केवल एक महाशक्ति शेष रह गई और वह रह गई कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीत युद्ध के दौर की समाप्ति के रूप में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को हटा पाएगी या नहीं, अब इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं रह गया। समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के विचारात्मक शीत युद्ध के इस विवाद में दोनों गुटों की सेनाओं को उकसाया गया था, हथियारों की होड़ हुई थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा मिला था कि अधिक से अधिक परमाणु हथियार कौन रखेगा। विश्व में वार्सा पैक्ट, पूना पैक्ट जैसे सैन्य गुट बनने लग गए थे। शीत युद्ध के समाप्त होते ही हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई और विश्व में शांति की संभावना का भी जन्म हो। दूसरा परिणाम, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थी, या तो बनी हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा, या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर देशों के अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण मोहरे बनकर के उभरेंगे। इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। किंतु हुआ क्या कि अमेरिका महाशक्ति बन गया और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरकर सामने आया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में भी वृद्धि हुई। सोवियत संघ के विभाजन से संपूर्ण विश्व में
साम्यवाद का प्रभाव कम हो गया, जिसके कारण पूंजीवादी विचारधारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व बैठाने का सुअवसर प्राप्त हो गया और धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे प्रभावशील अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जितनी भी संस्थाएं थीं, विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं, क्योंकि इन्हीं देशों को पूंजीवाद की ओर से कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने ऋण दिया। नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। चौथा परिणाम क्या देखने को मिला? जहां सोवियत संघ का अंत हुआ, सोवियत संघ के खेमे के अंत के साथ ही नए राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों को संप्रभुता प्राप्त हुई और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वे उभर के आए। 15 भागों में बढ़ गया। सबसे पहला सबसे बड़ा भाग था रूस का, वो एज इट इज रहा। यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तजिकिस्तान, मोल्दोवा और कजाकिस्तान। इसमें से कुछ देश, विशेष रूप से बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशिया के देश अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपनी मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई नए देश सामने आ गए। खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ना प्रारंभ हो गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका पर अब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहा। पहले तो दो महाशक्ति थी तो एक दूसरे पर दबाव डालते थे, अब कोई दूसरी महाशक्ति रही नहीं जो अमेरिका पर दबाव डाले। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। उसने मध्य पूर्व में घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया और वहां के तेल भंडारों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हिंसक अलगाववादी आंदोलनों का भी प्रारंभ हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या, दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और तजाकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक बच्चों गृह युद्ध की चपेट में रहा। गृह युद्ध किसे कहते हैं? देश के अंदर दो जातियों, दो वर्गों के बीच जो युद्ध होता है तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो तजाकिस्तान में लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध होते रहे, उसकी चपेट में रहे और अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान आदि में जो मौजूदा शासन व्यवस्था थी उसको भी उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलते रहे। तो अनेक जगहों पर हिंसक और अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ हो गए। इसका प्रभाव तृतीय विश्व पर पड़ा। सोवियत संघ के पतन के कारण तृतीय विश्व के देश, जो गुटनिरपेक्ष देश जिसे हम कहते थे, तो तृतीय विश्व के देशों को गंभीर आघात का सामना करना पड़ा। तृतीय विश्व के देशों को सोवियत संघ के द्वारा भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। अब तृतीय विश्व के देशों को अपनी आर्थिक विकास के लिए या तो अमेरिका पर या पश्चिमी देशों से सहायता लेनी पड़ी, आश्रय लेना पड़ा। तो ये देश तृतीय विश्व पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोप रहे थे और उन्हें अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य कर रहे थे। इसलिए पुनः जो बाद में स्वतंत्र हुए थे, जिस पर दूसरे देशों का शासन था, तृतीय विश्व को पुनः नए उपनिवेशवाद के खतरे का सामना करना पड़ रहा था। साम्यवादी विचारधारा को भी आघात लगा। सोवियत संघ के पतन ने तृतीय विश्व में साम्यवादी विचारधारा के प्रचार और प्रसार को गहरा आघात पहुंचाया।
अब केवल चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा ही साम्यवादी देश रह गए। चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इसके अलावा साम्यवाद विश्व के लगभग सभी देशों से समाप्त हो गया। और अब जो समाजवाद रह भी गया वो एक नए रूप में रह गया। कहा जाता है समाजवाद उस टोपी के समान है जो जिसके सिर पर बैठते उसी का रूप ले लेता। अर्थात समाजवाद को हमने अपनाया तो, लेकिन उसी पारंपरिक रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उसमें अपने अनुसार परिवर्तन जितना आवश्यक था उस परिवर्तन को करके हमने उस समाजवाद को अपनाया। तो इस प्रकार सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, लेकिन ये कहें कि समाजवाद भी पूरी तरीके से विघटित हो गया, ऐसा नहीं। समाजवाद का अंत पूरी तरीके से नहीं हुआ। आज भी विश्व के कुछ देशों में कहीं कहीं समाजवादी विचारधारा पाई जाती है। यद्यपि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक था और उसका प्रतीक था, लेकिन वह समाजवाद के एक रूप का प्रतीक था और समाजवाद के अनेक रूप हैं। समाजवादी विचारधारा के उन रूपों को अभी भी विश्व के अनेक देशों ने अपना रखा है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार विकास होता रहता है, अब भी हो रहा है और होता ही रहे। इसलिए सोवियत संघ का अंत हुआ है, समाजवाद का अंत नहीं हुआ है। साम्यवादी विचारधारा को एक आघात अवश्य पहुंचा, लेकिन इसका पूरी तरीके से अंत नहीं हुआ। तो बच्चों आज हम यहीं तक जानेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के परिणाम। लेकिन आज के लेक्चर के अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताइए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया। आज के लिए बच्चों इतना ही, और मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।